हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 12 के लिए लेकर आई हूँ। क्लास 12 का हिंदी कोर का हम आपको बुक करा रहे हैं आरोह भाग 2। याद रखिएगा, बुक यहाँ पर 3 चलती हैं, तो अभी हमारी जो चल रही है वो है आरोह भाग 2। और इस बुक को जो 2 खंडों में विभक्त किया गया है, काव्य खंड और गद्य खंड, तो अब तक हम आ चुके हैं अपनी इस बुक के आखिरी अध्याय पर, यानी कि आपके यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 2 भाषण प्रस्तुत किए गए थे इस पाठ में, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये दोनों ही भाषण हमने अच्छे से पढ़े, समझे कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और सही में हमारे प्राचीन भारत का एक बहुत ही एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने रखा जो कुछ था और कुछ बन गया। चलिए, वो तो हमने देखा, समझा, सब कुछ किया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। आज क्या करेंगे? आज हम इन्हीं पूरे चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। ध्यान दीजिए कि जब आपके पास कोई भी चैप्टर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो ये मस्ट है कि उस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। और एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ ये सारे काम आप कर लेना, क्योंकि आप अगर एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आंसर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप दोनों तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी सारे तरीके तो हम आपको बताते ही बताते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आए हैं, और किन किन सेक्शन से ये क्वेश्चंस आएंगे देखिए, ये समझिए। सबसे पहले जब हम चैप्टर अपनी बुक का ये चैप्टर ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास में लेखक का परिचय आएगा, तो हमें वो लेखक का परिचय पढ़ना है, फिर पाठ परिचय पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम आएंगे ये दोनों भाषणों पे, पहला जाति प्रथा श्रम विभाजन और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इन दोनों को हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद शब्दार्थ दिए हैं, उनको पढ़ना है। पूरा पढ़ लेंगे तब आपका कहीं जाकर चैप्टर रेडी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, समझिए कि कैसे क्वेश्चन है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन तो आपको पढ़ के समझना ही समझना है, लेकिन आंसर टिक करने से पहले आपको आंसर 100% आप श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन तब भी जितने ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हर बार मैं ये चीज़ समझाती हूँ, और लिटरली आप ये करना, नहीं तो आपके बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं इसके लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? अगर जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन किया जाए तो व्यक्ति को किस तरह का पेशा मिलेगा? पैतृक पेशा, स्वतंत्र पेशा, उच्च पेशा या तकनीकी पेशा? तो अगर जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन किया जाता है तो जो व्यक्ति भी है उसको श्रम कौन सा मिलेगा? वो है उसका पैतृक पेशा, यानी कि उसके दादा परदादाओं द्वारा जो कार्य किया जाता रहा है वही कार्य करने के लिए वो बाध्य है। वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उस पेशे को, अगर उसके मान लीजिए उसके दादा परदादा सभी लोग डॉक्टर्स रहे, दादा रहे, परदादा रहे, पिताजी रहे, मम्मी भी हैं, सब अगर डॉक्टर हैं, तो अगर जाति प्रथा के हिसाब से अगर श्रम विभाजन होगा तो उसे भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। अगर उसका इंटरेस्ट ये है कि वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है तो वो एक सिंगर बन जाए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे आते हैं। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? जाति प्रथा किस चीज से बांध देती है? एक ही व्यवसाय से, अनेक व्यवसायों से, या व्यवसाय बदलने से, या व्यवसाय छोड़ने से। तो जाति प्रथा में हमें मिलता क्या है? पैतृक पेशा, और हमें कोई भी आज़ादी नहीं होती उस व्यवसाय को बदलने की। तो जीवन भर के लिए हम किस व्यवसाय में बंध जाते हैं? वो व्यवसाय होता है हमारा एक ही व्यवसाय, जो हमारा व्यवसाय है उसी में हम बंध जाएंगे। हमें कोई आज़ादी नहीं है कि हम व्यवसाय को बदल पाएं। प्रश्न संख्या 3 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? आखिर इसे किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु खरे या धर्मवीर भारती? तो ये दोनों पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि उन्हीं के दोनों के भाषण है ना, तो कौन प्रस्तुत करेगा? उन्होंने ही लिखे हैं। लेखक के अनुसार समता किस जगत की वस्तु है? अब हमारे लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो समता किस जगत की वस्तु है? काल्पनिक जगत की, वास्तविक जगत की, आर्थिक जगत की या सामाजिक जगत की? तो ये उन्होंने बोला है किसका? काल्पनिक जगत की। अब क्यों? देखिए, जो हमारे लेखक हैं अंबेडकर जी, उन्होंने
क्या बताया कि हमारी कल्पना का जो आदर्श समाज होगा वो 3 स्तंभों पे खड़ा होगा। पहली चीज हमारा क्या, स्वतंत्रता, दूसरा समता और तीसरा भ्रातृत्व। तो समता पे अगर आए तो समता का मतलब होता है कि सभी को समान व्यवहार करना और समान अवसर प्रदान करना। तो ये बात तो ठीक है, ये सारी चीजें करी जा सकती है, समान व्यवहार भी दिया जा सकता है और समान अवसर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये देने के बाद भी पूरे समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है, सोच के तरीके अलग होते हैं। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति तो अच्छा कार्य कर सकता है मगर दूसरा अच्छा नहीं कर सकता है, तो वो उस अवसर का अच्छा लाभ उठाकर अच्छा धन कमा सकता है, दूसरा नहीं कमा पाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में आप चाहे जितना समान व्यवहार कर लो, चाहे जितने समान अवसर दे दो, लेकिन पूरी तरीके से समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसे काल्पनिक जगत की वस्तु कहा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा पाठ के अनुसार एक राजनीतिज्ञ को बहुत बड़ी जनसंख्या से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे श्रम विभाजन है तो हम सभी को पता है कि एक सभ्य समाज के लिए श्रम का विभाजन बहुत आवश्यक होता है। अब एक ही ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, वर्क होते हैं, तो हर किसी को अलग अलग काम, अलग अलग सेक्शंस दिए जाते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए श्रम विभाजन जो है वो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इन्हांस ही करता है और समाज में अच्छी चीज़ों की ग्रोथ करता है। श्रम विभाजन अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि श्रम विभाजन के हिसाब से अगर हम देखें तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं उन्हें जनता से, वो जो पूरी जो जनसंख्या होती है उससे वो किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जाति के अनुसार, समान व्यवहार, धर्मानुसार या व्यवसाय के अनुसार। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक एक ही दिन में बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, उस कंडीशन में जब वो बहुत सारे लोगों से मिल रहा है तो वो वहाँ पर तरह तरह की जातियों के लोग हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो वो सबसे उनकी जाति पूछ पूछ कर तो व्यवहार नहीं कर सकता ना। तो ये उसके लिए करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना उसके पास इतना समय है और ना ही हर जाति को लेकर उसके पास इतना ज्ञान होगा। मान लो अगर वो ज्ञान अर्जित भी कर ले तो इतना समय नहीं है कि वो इतने सारे लोगों से जाति के हिसाब से अलग अलग तरीके से व्यवहार करे। तो इसलिए उसे सभी से समान रूप से व्यवहार करना पड़ता है, चाहे वो उच्च जाति हो, चाहे निम्न जाति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसे जो है सभी से समान व्यवहार रखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 6 है, जाति प्रथा तथा व श्रम विभाजन के अनुसार समता का औचित्य किस पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? समता अगर हम लागू करना चाहें तो किस चीज के आधार पर हम ये समता लागू करेंगे? तो मैंने बताया ना, समान व्यवहार और समान अवसर, इन दो चीजों पर ही हम समता को लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज में समानता नहीं आ पाएगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, समान अवसर व समान व्यवहार, तो ये दोनों ही चीजें रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड पे से मार्क कर देते हैं, जहां पर ऑप्शन दिया है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 7 है, श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा भाषण है उसमें ये पूछा गया है कि मनुष्य की क्षमता यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो किस चीज पर निर्भर करेगी, किस चीज पर निर्भर करती है? शारीरिक व वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे मनुष्य की जो क्षमता है वो निर्भर करती है इन सभी पर। किस तरीके से, देखिए हम बताते हैं। अब हर एक परिवार में, मतलब उनकी जो हर एक जो परिवार होता है उसमें उनके शरीर की कद काठी, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है ना। अब किसी में एवरेज हाइट होती है, किसी में बिलो एवरेज होती है और किसी में ये लोग टॉलेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन सभी की अलग अलग तरीके से कट काठी है, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा, शरीर उनकी अलग अलग है, अलग होता है ना। तो इस तरीके से मनुष्य की क्षमता इस पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा लंबा है तो वो उसके कदम ज़्यादा लंबे पड़ेंगे। अगर मान लो रनिंग पे आते हैं, अगर हम रनिंग पर आ जाएं तो वो ज़्यादा लंबा, जितनी देर में एक छोटा कटकाठी वाला थोड़ा आधा डिस्टेंस पूरा करेगा वो काफ़ी लंबा, क्योंकि उसके पैर लंबे पड़ेंगे तो वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ले सकता है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से होता है। दूसरा आ जाइए, सामाजिक उत्तराधिकार। सामाजिक उत्तराधिकार क्या होता है? परिवार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हमें
जो है उत्तराधिकार के रूप में मिलती है। मान लीजिए कि परिवार में अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है तो हमें वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो एजुकेशन, वो टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें हमें अपने परिवार से बहुत ही अपने आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल परिवार का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उसे क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सर्च करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। जबकि डॉक्टर परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी। तो इससे उसकी क्षमता इन्हांस होगी। फिर आते हैं मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब अवसर हम सबको समान दे रहे हैं। मान लीजिए गरीब बच्चा जो है वो बहुत अच्छा उस अवसर का किया, उसने बहुत कोशिश करी और वो डॉक्टर बन गया। लेकिन डॉक्टर का बच्चा जो है वो इतनी सारी फैसिलिटी सब कुछ मिलने के बावजूद जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने इतने प्रयत्न नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी कैपेबिलिटी पर जो है वो असर डालती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में विवाद का विषय क्या रहा? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो विवाद किस विषय पर हुआ था? समता, स्वतंत्रता, समाजवाद या लोकतंत्र? तो वहां पर जो हुआ था वो था समता, यानी कि हमें सभी को समान अधिकार देने चाहिए। इसी पर यह क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है, आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है? अगर कोई आदर्श समाज है और उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो किसको प्राप्त होगा वो लाभ? अमीरों को, गरीबों को, ऊंची जाति के लोगों को या सभी को? तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी आदर्श समाज हो उसमें अगर कोई भी परिवर्तन होता है, आदर्श समाज का मतलब क्या हुआ? आदर्श समाज का मतलब जानते हैं ना, जहां पर सभी को स्वतंत्रता है, सभी को समता प्राप्त है, सभी भ्रातृत्व है। तो यानी कि सभी वहां पर पूरा समाज क्या है, मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए बहुत अच्छे से रह रहा है। अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये परिवर्तन उस समाज के सभी लोगों को प्राप्त होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति के हों, चाहे नीची जाति के हों, सभी को इसका अवसर प्राप्त होगा। मतलब परिवर्तन का असर सभी पर पड़ेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या चुनने की स्वतंत्रता नहीं है? हिंदू धर्म में हम सभी को पता है जाति प्रथा में 4 वर्णों के हिसाब से उसे विभक्त कर दिया गया है। अब इसमें व्यक्ति को क्या चुनने की इच्छा नहीं होती। अगर जाति के हिसाब से पेशा निर्धारित कर दिया जाए तो क्या होता है, इच्छा अनुसार पेशा, शिक्षा, स्वतंत्रता या धर्म। तो मैंने आपको दे दिया था, हिंदू धर्म में जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति को इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना कोई भी कार्य चुन नहीं सकता है। वो चाहे कि वो इंजीनियर बन जाए, चाहे तो डॉक्टर बन जाए, चाहे तो स्विमर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अपने पेशे को एक्सेप्ट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकता, क्योंकि उसे अपना पैतृक पेशा ही अपनाना पड़ेगा। वो अपनी अनुसार अपने पेशे को चेंज नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, श्रम विभाजन व जाति प्रथा के अनुसार लोकतंत्र क्या है? अब क्या उन्होंने पूछा कि लोकतंत्र क्या है? शासन की एक पद्धति, सामूहिक जीवनचर्या की एक नीति, तीसरा है आपका समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान। तो समझ में आया क्या है? श्रम विभाजन व जाति प्रथा के अनुसार लोकतंत्र क्या है? जो हमारा पहला जो भाषण है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसके अनुसार अगर हम लोकतंत्र को देखें तो वो है आपका यहाँ पर सामूहिक जीवनचर्या की एक नीति और दूसरा समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान। ठीक है, समझ में आया? जो भी हम लोग पूरी तरीके से लेते हैं उसका आदान प्रदान करा जाता है, यही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। दूसरा है सामूहिक दिनचर्या की एक नीति, यानी कि हम समूह के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वही एक लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र यहाँ हम किसी लोकतंत्र का वैसे मीनिंग क्या होता है, क्या कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित शासन। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र का स्वरूप क्या बदल गया, ये आप अपनी जाति तक ही सीमित हो, इसलिए ये यहाँ पर इसका ये रूप लेता है कि हम अपनी जाति में हैं तो अपने जीवन पूरे दिन का जो हमारा डेली रूटीन है उसके बारे में जो भी हमने नियम बना रखे हैं वो लोकतंत्र होता है। दूसरा, समाज में जितना हम सम्मिलित हैं तो उसी समाज में हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें, बस इतना ही लोकतंत्र है। बाकी सरकार में है किसी तरीके से हम कोई भागीदारी नहीं कर सकते। लोकतंत्र का एक्चुअल रूप उनके लिए नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का आश्रय बताइए। अब दूध अगर हमने लिया, उसमें अगर हम पानी को मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा? आप दोनों को अलग अलग देख सकते हो? हम नहीं देख सकते हैं।
तो वही चीज़ हो ना, अगर दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का अवसर ये है कि हम लोगों को आपस में किस तरीके से व्यवहार करना है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है। ऑप्शन देखिए, भाई दूध पानी की तरह मिले, भाई भाई से प्रेम करे, दूध पानी का मिश्रण हो, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो यहाँ दूध पानी के मिश्रण से भाईचारे का आशय ये है कि साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, यानी कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, कार्यरत हैं या हमारे आसपास जो भी रह रहे हैं, हम उन्हीं को सबसे उनका हम सम्मान करें और उनके प्रति श्रद्धा का तात्पर्य जैसे ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उसी तरीके से हमें उन पर विश्वास करना होगा कि वो हमेशा सही सोचेंगे, सही करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर एक आदर्श समाज किस पर आधारित होता है। अब मेरी कल्पना का आदर्श समाज किसका ये है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो उनका आदर्श समाज किन 3 चीजों पर आधारित था, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। अब ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर और भ्रातृत्वता पे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, ये सभी। तो एक आदर्श समाज इन सभी पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 14 है, जाति प्रथा किस प्रकार से समाज के लिए हानिकारक है। हम सभी को पता है जाति प्रथा किसी भी तरीके से अगर कहीं पर भी पहले भी लागू हो रहा हमारे समाज में, अभी तो हम अगर हम प्रेजेंट टाइम की अभी बात करें तो ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, कई जगह देखी जाती है, लेकिन पहले जितना इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था उतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जाति प्रथा किसी भी तरीके से अगर किसी भी समाज में अगर लागू है तो वो समाज उत्थान नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता है, तो वो कहीं पर भी जो है अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, किस तरह से हानिकारक है, आर्थिक पहलू से, सामाजिक पहलू से, सांस्कृतिक पहलू से या ये सभी से। किसी भी समाज में अगर जाति प्रथा लागू है तो वो उस समाज के लिए इन सभी रूपों में हानिकारक है, चाहे आर्थिक ले लो, सामाजिक ले लो, सांस्कृतिक ले लो। कहीं पर भी अगर जाति प्रथा होगा तो उस समाज में व्यक्तियों का बंटवारा हो जाता है, और बंटवारा होने पर कभी अब चाहे वो आर्थिक रूप में हो तो भी नुकसान होगा, संस्कृति हमारी डिस्ट्रॉय होगी, साथ ही साथ में वो हमारा सामाजिक रूप से भी शोषण करेगा, क्योंकि एक जो उच्च जाति के लोग होंगे वो निम्न जाति को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इन सभी में जो है के लिए हानिकारक होगा ये। प्रश्न संख्या 15 है, वर्तमान समय में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। कैसा कारण है, प्रत्यक्ष है, प्रमुख है या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो वर्तमान समय में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, ये जो वर्तमान समय दिया जा रहा है ना, ये वर्तमान समय कब की बात करी जा रही है, जब ये भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे। ये वर्तमान समय तब के बारे में बात कर रहा है, आज 2024 के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाषण हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जीवित थे और उन्होंने जब ये लिखा था, तो ये कब की बात हुई, ये स्वतंत्रता के बाद की बात रही, बहुत ही आसपास की। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि ये वर्तमान समय में, जब उस समय हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय जाति प्रथा थी समाज में। जैसे मैंने कि बोला कि आज स्वतंत्रता के इतने समय पश्चात बहुत ही कम जगहों पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने ये नहीं बोला कि ख़त्म हो गई हैं, कम जगहों पर देखने को मिलती हैं। तो हम आज के हिसाब से इस बात को नहीं बताएंगे, हम पाठ के हिसाब से चलेंगे। तो ये जो है, जब अंबेडकर जी थे तो उनके समय भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ही कारण था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हम दोनों सही करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कौन सा एक कारण है। अब ध्यान दीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी यानी कि जब काम नहीं है, भुखमरी यानी कि भूखों मर रहे, खाने को नहीं है, कौन सा एक कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। धार्मिक आस्था, समानता, जाति प्रथा या स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति की बेरोजगारी और उसकी भुखमरी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है जाति प्रथा, क्योंकि जाति के अनुसार जब उनको डिवाइड किया जाता है
तो अगर उनके पास काम हो चाहे ना हो, वो अपना पेशा नहीं बदल सकते। तो जब पेशा नहीं बदल सकते और काम नहीं है तो बेरोजगारी हो गई, और बेरोजगारी रहेगी तो भुखमरी होगी ही होगी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में इसका सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। प्रश्न संख्या 17 है, किस सिद्धांत में मनुष्य के प्रशिक्षण व उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य की क्षमता नहीं देखी जाती, उसका प्रशिक्षण नहीं देखा जाता कि वो कितना कैपेबल है, ये सारी चीज़ों को देखे बगैर उसके माता पिता समाज में कौन सा स्तर रखते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उसी के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है? समानता के सिद्धांत में, स्वतंत्रता के सिद्धांत में, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में, या सामाजिकता के सिद्धांत में? तो ये सिद्धांत है जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में। ध्यान रखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जब ये जाति प्रथा शुरू की गई थी, अर्थात ये वर्ण व्यवस्था लगाई गई थी, तो उसमें एक चीज जो हमारे सामने अभी जाति प्रथा का स्वरूप है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या था भाई, हमारे जो वर्ण व्यवस्था करी वो चार वर्ण व्यवस्था थी। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था करी गई। अब इसको मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल परिवार है, उसमें 4 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें एक बच्चा ऐसा रहा जो क्या है, वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है, पढ़ने लिखने में बहुत उस्ताद है, सब कुछ है। तो वो क्या होगा, वो क्या बनेगा, वो एक पंडित बनेगा, वेदों का व्याख्या बनेगा, लोगों को पढ़ाएगा, समझाएगा। तो इस तरह का व्यक्तित्व क्या होगा, वो ब्राह्मण समाज में आ जाएगा। ठीक है, हम एक ही परिवार की बात कर रहे हैं। दूसरा अगर बच्चा रहेगा तो वो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, साथ लेकर चलने में, लोगों को युद्ध करने में, लोगों की रक्षा करने में, मतलब एक बलिष्ठ किस्म का व्यक्ति रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, वो वैसा व्यक्ति जाकर क्षत्रिय बन सकता था। ठीक है, वो क्या है, वो क्षत्रिय, यानी कि वो राज कर सकता है, वो युद्ध में जाकर लड़ सकता है, इस तरह के कार्य कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर तीसरा बेटा जो होगा वो मोल भाव करने में, एक चीज़ों को परखने में बड़ी अच्छी हुनर रखता है। तो उस कंडीशन में वो वैश्य बन जाएगा, यानी कि एक व्यापारी बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जो चौथा बच्चा रहा, वो क्या हुआ, वो पढ़ने लिखने में इतना तेज नहीं, उसको इतना दिमाग भी नहीं है ना, वो मतलब शांत सा एक बुद्धू किस्म का, उसका दिमाग इतना डेवलप हुआ कि चालाकी भी उसके अंदर आ जाए। तो ऐसा लड़का क्या करेगा, वो अपने तीनों भाइयों को सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करेगा। सपोर्ट सिस्टम मतलब है कि ये सभी अपने अपने काम करें और मैं बैकग्राउंड में इनकी हेल्प करूंगा, बाकी डोमेस्टिक हेल्प में, मतलब जैसे किसी का खाना बना दिया, कपड़े धो दिए, या ठीक है। तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक हेल्प भी हम सभी के लिए, वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जो सबकी हेल्प कर रहा है, वो शूद्र में आ जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था तब बनाई गई थी, आपकी जो कैपेसिटी है आप उस व्यवस्था में जाकर दाखिल हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये इस वर्ण व्यवस्था ने अपना स्वरूप बदल लिया। कारण, जो लोग पढ़ने में अच्छे थे वहां पर नहीं देखा गया, जो ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही बनेगा, जो क्षत्रिय जो क्षत्रिय का बच्चा हुआ वो क्षत्रिय बनेगा, जो वैश्य का बच्चा हुआ वैश्य बनेगा, जो शूद्र का हुआ वो शूद्र बनेगा। ये आगे चलकर जाति प्रथा के स्वरूप को बदल गया। तो ये गलत स्वरूप बनाया गया। पहले जब हमारे देश में बना, जब हमारे पूर्वजों ने इस वर्ण व्यवस्था को बनाया था, तो वो उत्तम व्यवस्था थी कि जिस तरीके से आज प्रेजेंट समय में, मान लीजिए एक ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं और उस एक ऑफिस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। तो कोई एक व्यक्ति जो है वो टेक्निकल, मतलब कंप्यूटर का बहुत अच्छा है, तो उसे कंप्यूटर सेक्शन में काम के लिए दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या है, उन सभी को कमांड अच्छा दे सकता है, तो वो उन सभी का हेड बन जाएगा और कमांड देगा अच्छे से। ठीक है ना। अब यहाँ जाति नहीं देखी जा रही है, यहाँ देखा जा रहा है व्यक्ति की क्षमता कैसी है, वो उस सेक्शन में काम कर रहा है। यही चीजें हमारे प्राचीन काल में पूर्वजों ने करी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल गया। कुछ ऐसे लोगों के जो स्वार्थी थे, उन्होंने जाति का रूप बदल दिया। इसीलिए यहाँ पर जाति प्रथा के साथ दूषित जोड़ा गया, क्योंकि जाति प्रथा जब बनी थी
तब वो दूषित नहीं थी, समय कालांतर वो दूषित हो गई, इसलिए ये जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत कहे गए। ऑप्शन में ये भी आ सकता है जाति प्रथा के सिद्धांत में, तो जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में और जाति प्रथा के सिद्धांत में आपको दूषित सिद्धांत ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रथा का जो एक्चुअल सिद्धांत था वो दूषित नहीं था। बाद में उसका स्वरूप जिन स्वार्थी लोगों के कारण बदला गया वो दूषित हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? श्रम यानी कि कार्य करने के जो पूरे ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें अब तब्दीलियां हो रही हैं, उसका कारण क्या है? शिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण या आधुनिक तकनीक के कारण? तो इसका सबसे बड़ा कारण है आधुनिक तकनीक। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसके कारण परंपरागत तरीकों में बदलाव आ रहा है। जैसे हम लोग अपने घरों में बेसिकली देखो, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, अपनी दादी हैं या नानी हैं, उनसे आप पूछने की कोशिश करना, तो उनकी जो मम्मी थी वो सिल पे मसाला पीसती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे काम के तरीके में क्या आया, मिक्सी आई, फिर कटिंग के लिए चॉपिंग, हैंड ब्लेंडर्स वगैरह सब कुछ आने लगे। तो आज के समय में हम क्या देखते हैं, किचन में काम आसान हो गया। लेकिन पहले प्राचीन समय में जाओ, दादी की मम्मी वगैरह के बारे में आप दादी से पूछो जाके, तो बताएंगी वो घर किचन में पूरा पूरा दिन काम, घर में आटा भी चक्की से पीसा जाता था, मसाले सिलबट्टे पे पीसे जाते थे, जो पिसे आपको मसाले मिलते हैं हल्दी नमक धनिया, ये भी खल्लर से पीसा जाता था। तो जो काम करने के तरीके हैं वो आधुनिक तकनीक आती गई और उनके करने के जो परंपरागत तरीके थे वो बदलते चले गए। प्रश्न संख्या 19 है, धन विभाजन के लिए किसे आवश्यक माना गया? समाज में सभी को धन समान रूप से प्राप्त हो, इसके लिए क्या जरूरी है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता को, जाति विभाजन को, श्रम विभाजन को या जन विभाजन को? तो यहाँ पर धन विभाजन के लिए जिसे सबसे ज्यादा आवश्यक माना गया है वो है आपका श्रम विभाजन, यानी कि आप जिस भी तरीके से श्रम करोगे आपको उसी तरीके से धन प्राप्त होगा। देखिए, एक समाज क्या होता है, हम चाहते हैं कि कोई भी अमीर कोई भी गरीब ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अच्छी मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा धन मिलेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, वो मानसिक कार्य करते हैं, ठीक है, मानसिक कार्य करने वाले शारीरिक की बनिस्बत ज़्यादा अच्छे से काम कर ले, शारीरिक जो श्रम करते हैं वो उतना अर्न नहीं कर पाते, मानसिक वाले कर लेते हैं, दिमाग चलाने वाले काम जो होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि श्रम आप जितना करोगे उस हिसाब से धन आपको प्राप्त होगा। तो धन विभाजन के लिए बहुत ज़रूरी है श्रम विभाजन। लेखक की दृष्टि से वर्तमान समाज में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वर्तमान समाज मतलब अंबेडकर जी के समय का समाज, तो उसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी का ना होना, जातिवाद के पोषक नगण्य होना, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित होना, सामाजिक दृष्टि से जातिवाद उचित होना। तो वर्तमान यानी कि अंबेडकर जी के समय का जो सबसे बड़ी विडंबना है समाज की वो है जातिवाद के पोषकों की कमी ना होना, यानी कि जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में जाति प्रथा चलती रहे वो लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं। ये कब की बात है? जब अंबेडकर जी थे, जब उन्होंने इन भाषणों को लिखा, हम तब की बात कर रहे हैं। तो उस समय सभी लोग ये चाहते थे कि समाज में जो जाति व्यवस्था चल रही है वो जस की तस चलती रहे, ऐसे लोग बहुतायत में थे। ये सबसे बड़ी विडंबना थी समाज की। प्रश्न संख्या 21 है, जाति प्रथा मनुष्य को निष्क्रिय कैसे बना देती है? निष्क्रिय मतलब हम कुछ काम करने लायक न रह जाएं, ठीक है। कैसे? मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर, मनुष्य की आत्मशक्ति को दबाकर, पहला दूसरा दोनों सही है, या मनुष्य को आलसी बनाकर। तो इसमें जो सही है वो है आपका पहला दूसरा दोनों। अब इसको मैं समझा देती हूँ। सॉरी, जाति प्रथा मनुष्य को निष्क्रिय यानी कि कुछ काम करने लायक नहीं बना देती। पहला है मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर। अब अगर हमको जैसे जाति प्रथा में क्या चीज़ है, हमारी रुचि तो पूछी नहीं जाती है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, जो हमारा पैतृक पेशा रहा हमको वो दे दिया जाता है। अब हमारा इंटरेस्ट अगर किसी और चीज़ में है तो क्या होगा? हम जो काम हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें अगर वो काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो क्या होगा? हम काम तो अच्छे से कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल बेकार तरीके से काम करेंगे। तो वो हमें क्या कर दिया? उसने निष्क्रिय कर दिया। दूसरा क्या है? मनुष्य की आत्मशक्ति को दबाकर। हम अपने अच्छे मन से अगर काम करते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है, और अगर हम अपने मन को पूरी तरीके से दबा के बेमन से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा
नहीं होगा। तो जाति प्रथा के अनुसार मनुष्य इन दो कारणों से निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि वो बेमन से और बिना रुचि के कार्य करता है। प्रश्न संख्या 22 है, किसी भी काम में कुशलता कब प्राप्त नहीं होती? कोई भी हम काम करें तो वो सफल नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, वो कंडीशन क्या होगी? जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग काम नहीं करता, जब तक समाज से सहायता प्राप्त नहीं होती, जब तक परिवार का सहयोग नहीं मिलता, जब तक व्यक्ति चिंताओं से नहीं घिरता। तो यहाँ पर क्या दिया है, किसी भी काम में कुशलता हमें तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग किसी काम में नहीं लगता। मतलब हमारा अगर इंटरेस्ट होगा तभी तो दिल और दिमाग लगेगा और तभी वो काम बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा किसी काम में दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो वो काम किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम बहुत अच्छा हो, उसके लिए उस व्यक्ति का दिल और दिमाग उस काम में लगा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? श्रम विभाजन मनुष्य की कौन सी ऐसी भावना है जिसका कोई महत्व नहीं होता? वो है भेदभाव की भावना, सामाजिक भावना, व्यक्तिगत भावना या राजनीतिक भावना। अगर जाति प्रथा के हिसाब से हम देखें तो मनुष्य की अपनी कोई भी व्यक्तिगत अगर भावना है तो उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता, उसका कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुम्हार का बच्चा है वो तो कुम्हार ही बनेगा। उसका इंटरेस्ट अगर ये है कि नहीं वो खेती अच्छी कर सकता है तो वो खेती का कार्य नहीं कर सकता है, उसे कुम्हार का काम ही करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन पर निर्भर नहीं रहता। किस पर निर्भर नहीं रहता? जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है वो किस पर निर्भर नहीं रहता? ध्यान रखिएगा, मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की गलती पर या मनुष्य की समझदारी पर। तो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन होता है वो जो है मनुष्य की स्वेच्छा पर इच्छा नहीं होता। मतलब मनुष्य की क्या इच्छा है इस पर निर्भर वो कभी नहीं होता, क्योंकि वो निर्भर किस पे होता है? वो पैतृक पेशे पे निर्भर होता है। वो मनुष्य क्या चाह रहा है इसकी इच्छा कहीं नहीं पूछी जाती। प्रश्न संख्या 25 है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? जाति प्रथा किससे युक्त है? दुखद दोषों से, सुखद परिणामों से, गंभीर दोषों से या सरल दोषों से? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा जो है वो गंभीर दोषों से युक्त है। उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। भाई आप देखो कि अगर हम श्रम विभाजन करते हैं और वो भी जाति के आधार पे तो वो दोषों से भरी पड़ी है। क्योंकि हमें देखिए श्रम विभाजन ज़रूरी है लेकिन जाति के आधार पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मनुष्य की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए, मनुष्य की कार्यकुशलता पर आधारित होनी चाहिए, मनुष्य के प्रशिक्षण पर आधारित होनी चाहिए। श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है, लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे क्यों अपनाने पड़ते हैं? क्या कारण है कि उनको ये मन नहीं है कि वो ये कार्य करें लेकिन तब भी करना पड़ता है? स्वतंत्रता के कारण, जाति प्रथा के कारण, धन प्राप्ति के कारण या बेरोजगारी के कारण? तो बिना इच्छा होते हुए भी पेशे को चुनने की मजबूरी होती है जाति प्रथा के कारण। प्रश्न संख्या 27, गद्यांश के अनुसार दास्ता का क्या अर्थ है? अब हमने जो पाठ पढ़ा है उसके अनुसार दास्ता का मतलब क्या होता है? कानूनी पराधीनता, दूसरा है कुछ व्यक्तियों द्वारा कर्तव्यों व व्यवहारों का पालन करने के लिए विवश होना, पहला दूसरा दोनों सही है, या उच्च वर्ग के कार्य में सहायता करना। तो यहाँ पर अगर हम पाठ के अनुसार समझें तो उन्होंने दास्ता को दो तरीके से बताया। एक तो कानूनी पराधीनता, मान लीजिए अगर हम कोई जुर्म करते हैं तो पुलिस हमें पकड़कर जेल में डाल देगी, तो वो होती है कानूनी पराधीनता, यानी कि उन्होंने हमें कैदी बना लिया, वो एक तरीके की दास्ता हुई। दूसरी दास्ता होती है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कर्तव्यों या व्यवहारों का पालन करने के लिए विवश करना। मान लीजिए एक समूह है, कुछ लोगों का समूह है और वो कुछ लोगों पर ये प्रेशर कर रहा है कि तुम्हें मेरे हिसाब से ही सारे काम करने हैं, तुम जो मैं चाहूँगा तुम वही काम करोगे, मैं जो चाहूँगा तुम वही रहोगे, मैं जो चाहूँगा तुम वही जाओगे, मैं जो चाहूँगा तुम वही खाओगे। तो ये होती है दासता। इस तरह की दासता जो है वो मानसिक दासता होती है। एक व्यक्ति का जो दिमाग है
दूसरे का, एक व्यक्ति का जो बल है वो दूसरे के दिमाग को दास्ता के दायरे में लेकर आता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 28 है, अपनी मर्जी से व्यवसाय ना चुन पाना एक प्रकार से क्या है? अगर हम अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय ना चुन पाएं तो वो क्या होता है? सामाजिक मजबूरी, आर्थिक विपन्नता, गरीबी या दासता। अगर हम अपनी मर्जी से नहीं चुन पा रहे हैं तो वो क्या होगी? वो एक तरीके की दासता होगी, है ना, कि भाई हमको, अब ये कैसे होता था जब जाति व्यवस्था थी तो जाति व्यवस्था में ये चीज़ थी कि आपकी जाति जो है आप वही व्यवसाय चुनोगे। तो इसके लिए कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कैदी थोड़ी ना कर रहा था। वो कुछ लोग जो हैं वो आपको मानसिक रूप से ये प्रेशर बनाते थे कि समाज का ये दायरा है कि तुम कुम्हार हो तो तुम कुम्हारी ही का काम ही करोगे। तो कुछ जो उच्च जाति के लोग रहते थे वो ऐसे लोगों पर जो है वो मानसिक दास्ता बनाते थे। प्रश्न संख्या 29 है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी छूट भारत में नहीं मिलती है? कौन सी चीज है? देखते जरा। किसी भी धर्म को अपनाने की, अपनी मर्जी से व्यवसाय चुनने की, अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करने की, या किसी भी संस्था को अपनाने की। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी छूट भारत में नहीं मिलती? अब भारत में अगर नहीं मिलती तो ये प्रेजेंट भारत नहीं है, ये अंबेडकर जी के समय का भारत है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जिस चीज़ की छूट भारत में नहीं मिलती अंबेडकर जी की, वो है अपनी मर्जी से व्यवसाय चुनने का। लेकिन आज तो हम सभी लोगों को इस चीज़ की स्वतंत्रता है, हम जो चाहें, हम जो पढ़ाई जिस तरीके से कर रहे हैं, प्रशिक्षण जैसे ले रहे हैं, हम वो व्यवसाय चुन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि भारत में आज, अब ये बोला ना ऐसी कौन सी चीज़ जिसकी छूट भारत में नहीं मिलती, तो वो भारत जो है वो आज 2024 का भारत नहीं बता रहा है, ये भारत बता रहा है आपको कब का, जब अंबेडकर जी थे तब के भारत के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 30 है, जाति प्रथा के पोषक किसे स्वीकार नहीं करते? जो लोग चाहते हैं कि जाति प्रथा लागू रहे वो लोग किस चीज को स्वीकार नहीं करते? मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता, मनुष्य के संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, मनुष्य के शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, या उपरोक्त सभी। जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में जाति प्रथा रहे वो क्या स्वीकार नहीं करते? वो स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता, यानी कि वो बलशाली बने और जो चाहे वो कर सके, इसकी स्वतंत्रता वो स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ की स्वतंत्रता दे दी तो जाति प्रथा छिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रश्न संख्या 31 है, लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लोकतंत्र हम बात कर रहे हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित शासन, जो लोकतंत्र का एक्चुअल स्वरूप है, ठीक है। सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, उच्च वर्ग का आरक्षण, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, या उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र में जो आवश्यक माना गया है वो है साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। तो ये किस में है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में। उस कल्पना में जिस लोकतंत्र की बात करी गई है उस लोकतंत्र में ये चीज़ आवश्यक है कि हमारे जितने भी साथी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे आस पड़ोस रह रहे हैं, हम जिनसे भी बात मिलते जुलते हैं, उन सभी के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें, तो तभी एक आदर्श समाज निर्मित हो सकता है। प्रश्न संख्या 32 है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है? अब वो दूध और पानी के माध्यम से क्या चीज स्पष्ट करना चाह रहे हैं? भेदभाव की समाप्ति, उच्च निम्न का भेद, उपयोगी और मूल्यहीन वस्तु, असमानता का भाव। तो यहाँ पर जो चीज है वो क्या है? भेदभाव की समाप्ति, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण से वे क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हैं कि हर तरीके से भेदभाव जो है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि उस समय समाज में जाति प्रथा बहुत ही चरम पर थी, सब लोग जातियों को, धर्मों को बहुत मानते थे। तो यहाँ पर उन्होंने दूध पानी के मिश्रण से ये बताया कि जिस तरीके से दूध में पानी मिल जाता है उसी तरीके से जो है हमारे बीच भी हम हर इंसान हमारे लिए भाई हो, किसी तरह का जाति जो है वो विभाजन नहीं होना चाहिए समाज में। प्रश्न संख्या 33 है, भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा जाता है? भाईचारे का जो वास्तविक रूप है उसे क्या कहते हैं? दूध, पानी, समाज या लोकतंत्र? तो भाईचारे का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? अब मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हो गई, आप हो गए,
या आपके आस पड़ोस आपके जितने फ्रेंड्स हो गए, सब हो गए, हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आपको सभी को पता है कि भारत एक लोकतंत्र राज्य है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर एक मनुष्य दूसरे को उतनी ही प्यार और सम्मान देता है। होता है ना, हम घर से बाहर निकलते हैं तो तुम ये तो नहीं पूछते तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो हम तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, ऐसा तो हम नहीं करते ना। हमें जो भी व्यक्ति मिलता है हम उससे अच्छे से सभ्य तरीके से पेश आते हैं। तो यही एक लोकतंत्र का हिस्सा है। सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, किसकी रक्षा के लिए, दलितों की, स्वयं की, लोकतंत्र की या सरकार की? तो सभी लोगों को जो है वो स्वयं की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। अब क्यों ये चीज़ बोला गया, देखो सबको किनकी रक्षा के लिए, स्वयं के लिए। अगर हम अपनी रक्षा करेंगे, अगर हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो साथ ही साथ क्या होगा, हम अपनी रक्षा करेंगे तो हम दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। जब हम अपनी रक्षा भी कर रहे हैं, दूसरे को हार्म नहीं करें, तो इस तरीके से पूरा समाज ही जो है वो भयरहित हो जाएगा, किसी को डर नहीं रहेगा, है ना। तो सभी को स्वयं की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए, तभी पूरे समाज की अपने आप रक्षा हो जाएगी। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? लेखक ने कहा है कि एक आदर्श समाज अगर हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता या लोकतंत्र? तो एक आदर्श समाज के लिए बहुत जरूरी है वो है गतिशीलता, यानी कि वो हमेशा कार्य करता रहे, बढ़ता रहे। क्योंकि अगर वो रुक गया, थम गया, तो कहते हैं ना ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। उसी तरीके से समाज में अगर गतिशीलता नहीं होगी, यानी कि काम नहीं होगा, ठहराव आ जाएगा, तो वो समाज सड़ जाता है। कि मतलब समय के साथ उसके विचारों में, सिद्धांतों में परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो समय की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सारी चीजें चेंज होती रहनी चाहिए। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? अब अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन से देखें तो जाति प्रथा किस तरीके से हानिकारक है? मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण, मनुष्य को आत्मकेंद्रित करने के कारण, मनुष्य को नियमों में रखकर सक्रिय बनाने के कारण, मनुष्य को उन्नति के अवसर प्रदान करने के कारण। तो जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण। जाति प्रथा में क्या होता है कि हमारा जो है वो रुचि, इंटरेस्ट कम हो जाता है, हमारी आत्मशक्ति यानी कि अपने अंदर का इंटरेस्ट, जो हमारी इंटरेस्ट नहीं है कि हम ये काम करें, दूसरा इतना मोटिवेशन नहीं मिलता, तो आत्मशक्ति भी डाउन होने लगती है। तो इससे क्या होता है, हम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा मन नहीं है तो जाहिर सी बात है काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी में नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी, इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है पैसा इतना नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो भाई जाहिर सी बात है धीरे धीरे आर्थिक स्थिति डाउन होती जाएगी। तो आर्थिक स्थिति से जो है से सामाजिक प्रथा क्यों हानिकारक है? क्योंकि जो है वो व्यक्ति की रुचि और आत्मशक्ति को डाउन कर देती है। प्रश्न संख्या 37 है, लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? श्रम यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसको मानता है? आर्थिक ढांचे को, स्वेच्छानुसार काम ना मिलने को, जनसंख्या वृद्धि को, या कार्य के प्रति उदासीन ना होने को? तो लेखक श्रम के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या मानता है वो है स्वेच्छानुसार काम ना मिलने पर। हमें अगर अपनी इच्छानुसार काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो श्रम कभी भी अच्छा नहीं होगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम कार्य करेंगे वो कभी भी अच्छा नहीं होगा अगर वो काम हमारे इंटरेस्ट का नहीं है तो। प्रश्न संख्या 38 है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? हमारी कार्यकुशलता बढ़े, यानी कि हम जैसे मान लीजिए अभी कोई काम कर रहे हैं, अब इसको ऐसे समझिए, हम आज टीचिंग नहीं कर रहे हैं, आज से बहुत साल पहले से हम टीचिंग कर रहे हैं। तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हम इतना अच्छा नहीं पढ़ा लेते थे। धीरे धीरे हमने अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाया है, अपनी जो है टेक्निक को इन्हांस किया है, चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, जाना है, डिलीवरी के तरीकों को, मतलब कि हम किस तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर करें, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करी। तो ये होती है हमारी कार्यकुशलता, धीरे धीरे हमने डेवलप करी है। तो वही क्या, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, कार्य को जबरन थोपा जाना चाहिए, कार्य करने की विशेष छूट प्रदान करना चाहिए, या उत्पादकता को कम कर देना चाहिए। तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति को रुचि के अनुसार काम मिले। अब मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट आपको पढ़ाने में है और मैं अगर कुछ और काम करने लगती तो शायद वो इतना हिसाब से काम नहीं होता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है
तो इसीलिए ये चीज़ इतनी अच्छी हो गई है। धीरे धीरे हमने उस स्किल को डेवलप कर लिया है। समझ में आया ना? तो कार्यकुशलता हमारे इंटरेस्ट के काम की वजह से ही बढ़ती है। बाकी प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होता ना। प्रश्न संख्या 39 है, कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है? यानी कि अगर आपको बता दिया जाए आपको यही काम करना है, आप इसके अलावा कोई और काम कर नहीं सकते, तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? कार्य के प्रति दुर्भावना होगी, कार्य कुशलता का अभाव होगा, कार्य अरुचि के साथ करना होगा, या उपरोक्त सभी। अगर कार्य निर्धारित कर दिया जाए तो उसका ये सारे ही दुष्परिणाम होंगे। काम के प्रति हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी तरह को अरे हटाओ ये काम, फालतू का काम, दुर्भावना होगी। ठीक है, कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी, हम उस चीज़ को इन्हांस नहीं कर पाएंगे, जो भी हमारे अंदर जो क्वालिटी है, कार्य के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। प्रश्न संख्या 40 है, गद्यांश के अनुसार श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है? अब आप पाठ के हिसाब से बताना है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है। ठीक है, अगर हम जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कर दे तो क्या होता? व्यक्तिगत अरुचियों को ध्यान में ना रखने के कारण, मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़े जाने के कारण, व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखने के कारण। तो यहाँ पर ये दोषपूर्ण इसलिए है जाति प्रथा क्योंकि मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण, यानी कि उसका जो पैतृक पेशा है उससे जोड़े जाने के कारण जाति प्रथा श्रम विभाजन के हिसाब से दोषपूर्ण है। प्रश्न संख्या 41 है, अनेक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस कारण नहीं मिल पाती? बहुत सारे लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो कार्य है वो पेशा चुनने की आज़ादी नहीं मिलती। कारण क्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, जाति प्रथा या तकनीकी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 42 है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस तरीके से है? पेशा परिवर्तन की अनुमति न देने के कारण, हिंदू धर्म के कारण, पैतृक व्यवसाय में पारंगत होने के कारण, विषम परिस्थितियों को महत्व देने के कारण। तो यहाँ पर जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? उसका रीजन है पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देने के कारण, कि आप जब चाहो तब अपना पेशा चेंज कर सको, तो इसकी अनुमति वो नहीं देता है। प्रश्न संख्या 43 है, पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है? मान लीजिए अगर हमको पेशा बदलने की परमिशन नहीं है तो इसका क्या परिणाम होगा? मनुष्य सदैव निम्न ही रहता है, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, मनुष्य की निरंतर प्रगति होती है, मनुष्य सदैव दूसरों को कोसता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। मान लीजिए अब हमारे पास, हम जिस भी पेशे में हैं उससे हमें अर्निंग नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, अब हम चाहते हैं कि हम अपना पेशा बदल लें, तो हमें इस चीज़ की आज़ादी नहीं है। तो जब हमारे पास काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी ना, वो चीज़। प्रश्न संख्या 44 है, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण से पड़ती? क्या कारण है जिससे उसे अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है? उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास होने के कारण, स्वयं को उच्च वर्ग में सम्मिलित करने के कारण, निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखे जाने के कारण, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। तो यहाँ पर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वो जिस भी उद्योग धंधे में कार्य कर रहा है, मान ली उद्योग धंधे में, तो उसमें टेक्निक आ गई, उसके काम करने का तरीका बदल गया। अब उस व्यक्ति ने वो टेक्निक नहीं सीखी, उसे वो प्रक्रिया नहीं आती है, तो फिर वो चाहता है कि वो अपना उद्योग धंधा बदल ले, लेकिन उसे तो बदलने की परमिशन नहीं होती। तो ये कारण होते हैं कि वो एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है। मतलब देखिए, पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज में ज़्यादातर काम हाथों से होता था, तो लोग उन सारे कामों से अच्छी तरह परिचित थे। धीरे धीरे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। अब बड़ी मशीनें चलाने जिनको नहीं आई, उनको वो अपना काम छोड़ना पड़ा, वो फैक्ट्री छोड़नी पड़ी, हुआ ना। तो टेक्निक और काम करने के जो तौर तरीके हैं जब बदलते हैं, तो व्यक्ति को अपना काम बदलना, पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
प्रश्न संख्या 45 है। पाठ के अनुसार जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है। अब उन्होंने क्या दोष देखे, कई दोष देखे थे ना उन्होंने। क्या देखिए यहाँ पर है, जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है, सही है। जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, ये भी सही है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, ये भी सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। लेखक ने ये सारे ही दोष जो हैं वो जाति प्रथा के अनुसार जब श्रम विभाजन किया जाता है तो उसमें ये सारे दोष होते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। पाठ के अनुसार कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है। दूसरा जो हमारा भाषण है ना, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो उसमें अगर कोई सभ्य समाज है तो वो क्या नहीं करता है। श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, कट्टर नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, या उपरोक्त सभी। तो पाठ के अनुसार अगर हम सभ्य समाज को देखें तो वो श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, क्योंकि एक आदर्श समाज सबसे पहले ये चेक करता है कि कोई श्रमिक के अंदर क्या क्षमता है, वो उसको उठाकर उसी कैटेगरी में डालता है। क्योंकि ये नहीं है कि तुम इसमें चले जाओ, तुम उसमें चले जाओ, तुम उसमें चले जाओ, ऐसा नहीं करता। वो पहले परखेगा कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है, इसकी कैपेबिलिटी किस में है, और उसे उस सेक्शन में वो डालता है। पाठ में आए विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय। मैंने आपसे बोला था ना, पाठ के बाद जो है आपके पास में कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना है। तो ये पाठ में एक शब्द आया है विडंबना, इसका अर्थ क्या होता है। आडंबर, उपहास, उपेक्षा या गंभीरता। तो यहाँ विडंबना का तात्पर्य है उपहास, यानी कि एक हंसी का विषय है कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताई गई है। भारत में जो जाति प्रथा है उसकी क्या विशेषता है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। दूसरा, विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा बताती है। पहला दूसरा दोनों सही है, या सभी को समान अधिकार देना। तो भारत की जाति प्रथा की जो सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है वो दोनों ही है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कर देती है, बात सही है। मतलब किसी का इंटरेस्ट चाहे जिसमें हो, आपको उसी में रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से ऊंचा नहीं, तुम ज्यादा ऊंचे हो, क्योंकि जब हम अलग अलग जातियों में बांटेंगे तो जाहिर है जातिगत भावना हर एक वर्ग में डेवलप होगी ही होगी, और फिर ये ऊंच नीच और भेदभाव की भावना डेवलप हो जाती है। प्रश्न संख्या 49 है। कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऐसा कौन सा समाज है जो ये मानता है कि अगर हमें कार्य बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए श्रम विभाजन होना चाहिए। कौन सा समाज है। असभ्य समाज, सभ्य सनातनी समाज, सभ्य आधुनिक समाज, या आदि मानव समाज। तो ये समाज कौन सा है, ये है आपका सभ्य आधुनिक समाज। वो हमेशा जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग सेक्शन में विभाजित करता है। प्रश्न संख्या 50 है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जाति प्रथा, जातिवाद के जो पोषक है, जो चाहते हैं कि जातिवाद चलता रहे, श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है। जाति प्रथा का, बाल विवाह प्रथा का, मजदूरी प्रथा का, या समरसता का। तो ये किसका रूप है, ये है आपका जाति प्रथा का। क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं कि जाति प्रथा बनी रहे तो वो ये भी चाहते हैं कि श्रम भी जाति के हिसाब से ही बटे, वो उसको इधर उधर नहीं करना चाहते। इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है, जाति प्रथा का। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा फटाफट सारे क्वेश्चंस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसी तरीके से हर एक अध्याय के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आती रहूँगी। तो अभी हमारी बुक तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अभी हमारी तीसरी बुक बाकी है, तो उसे भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।